हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और करंट अफेयर के इस डेली प्रोग्राम में आपका बेहद स्वागत है। आज देखिए 2 जून है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल आप लोगों के आए कमेंट्स के आधार पर आज हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। साथ ही साथ हम लोग इन्हें कुछ वीडियोज़ के खंड में तोड़ देंगे, ना कि शॉर्ट्स के खंड में, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। आज आपका जो पहला टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपको ड्रोन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है आपका दिव्यास्त्र MK1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए देख लीजिए, इन्वेस्ट यूपी आपको दिख रहा, ये इसी स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है। स्टार्टअप जो लखनऊ का स्टार्टअप है, अभी हम आगे उसका नाम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से अगर हमें इस टॉपिक को तैयार करना है तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम लोगों का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि क्यों हम इसे तैयार करें आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए। देखिए प्रीलिम्स के लिए आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता था, सीधे सीधे इस ड्रोन का नाम पूछा जा सकता है, किस स्टार्टअप कंपनी ने बनाया ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे आपके, जैसे उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स में एक लोइटरिंग म्यूनिशन कॉन्सेप्ट आएगा, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, या इसके फीचर्स पर क्वेश्चन आ सकता था। देखिए मेंस पर आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, वर्तमान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ महत्व, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आप देखिए गहराई से किसी चीज़ को देख लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स वाला ओरिएंटेड चीज़ तो अपने आप हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी अचानक इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रोन का यूज करते ही कहाँ पर है। तो देखिए जिसमें लिखा हुआ है ड्रोन, तो आपको डी से पकड़ना था, तो इसको बोलते हैं हम इसे ट्रिपल डी में यूज करते हैं, मतलब डल, DULL डल, दूसरे को बोलते हैं डर्टी, और तीसरे को बोलते हैं डेंजर। मतलब वो काम जो डल हों, डर्टी हों और डेंजर हों, जिन तीनों चीज़ों में ये उपस्थिति होती है वो हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। आप याद रखना, डल, डर्टी एंड डेंजर। अब लाते हैं इसके महत्व को। जिसका महत्व हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक छोटे से देश ने, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से एक छोटे से देश यूक्रेन ने आपका अपने से बड़े इतने देश रशिया को नाको चने चबवा दिए। उसकी बड़ी भूमिका क्या रही थी यूक्रेन की, यूक्रेन की आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी। और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से सीख ली किसने, ईरान ने। और ईरान ने आपका विश्व का जो आपका सबसे बड़ा सैन्य आपका शक्ति के रूप में जाना जाने वाला राष्ट्र USA, उसको भी आपका एक तरीके से आपका घुटनों पर ला खड़ा किया। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ चढ़कर सामने आई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो हमें देखने हैं इस आपका टॉपिक से। देखिए पहला टॉपिक था कि भारतीय सेना सीमा पर निगरानी और दुश्मन पर सटीक कार्रवाई की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। इसमें देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना था कि स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी, उसका नाम क्या है, होविरत। स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है, होविरत नाम है आपका। और इसको इसलिए भी ध्यान रखना, ये आपका इन्वेस्ट यूपी जो पहल है यूपी की आपकी, उसी में लखनऊ का स्टार्टअप है आपका ये। इसका नाम क्या है, होविरत। इसने क्या बनाया, दिव्यास्त्र MK1 लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन के सफल परीक्षण। हम लोग आगे अभी देखेंगे कि ये लोइटरिंग म्यूनिशन होता क्या है, ठीक है। तो उसके ड्रोन के सफल परीक्षण के रूप में सामने आया है। अब इसके इंपॉर्टेंट को अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये था कि अब तक जो सेना है हमारी, उसको कई परिस्थितियों में खुफिया जानकारी जुटाने, जैसे घुसपैठ पर नजर रखने और लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अलग अलग संसाधनों का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन अब इसका फायदा क्या मिलेगा इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का, इसमें सारी तकनीक एक साथ जुड़ गई हैं आके यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें देखिए वही पॉइंट दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका ईरान युद्ध में लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल को देखते हुए भारतीय जो हमारी रक्षा आपकी प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए हमने क्या किया, अभी तक हम विदेशी तकनीक पर आपका निर्भर थे ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन अब हमने स्वदेशी की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए पहले देख लेते हैं कि वास्तव में ये जो आपका वर्ड आया था, ये लोइटरिंग म्यूनिशन, ये होता क्या है। देखिए लोइटरिंग म्यूनिशन का मान लेते हैं मतलब ये ड्रोन है आपका, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये लगता है कि कोई संदेहास्पद कोई चीज़ यहाँ से गुजर रही है, तो ड्रोन क्या करता है, उसके ऊपर जाकर स्थापित हो जाता है। और ये तब तक स्थापित रहता है जब तक इसे बेहतर तरीके से रीड नहीं कर लेता है। अब जैसे ही संदिग्ध व्यक्ति को बेहतर तरीके से रीड कर लेता है, वो टारगेटेड यहाँ पर अटैक करता है और उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो देखिए लोइटरिंग करना, लगातार घूमना, घूमने का मतलब हो गया लोइटरिंग, और म्यूनिशन मतलब टारगेट करना। तो लोइटरिंग म्यूनिशन का आपका ये देखिए मतलब आपको आगे दिखाया गया है कि लक्ष्य की पहचान होने तक या लंबे समय तक हवा में मंडरा सकता है और सही अवसर मिलने पर कार्रवाई कर सकता है। इसी वजह से लोइटरिंग म्यूनिशन श्रेणी में से रखा गया, ठीक है। अब इसकी अन्य विशेषताओं को देख लो। देखिए इसकी अन्य विशेषता क्या है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 500 किलोमीटर तक आपका 5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। और इसकी एक अगली विशेषता क्या है, इसकी अगली विशेषता ये सिर्फ और सिर्फ निगरानी नहीं करेगा, अभी तो हमला भी कर सकता है आपका, ठीक है। दोनों काम एक साथ कर सकता है। साथ ही साथ आपका हमला करने के साथ साथ 15 किलो तक का बम भी अपने साथ ही ले जा सकता है, और सटीक निशाना लगाने तक लंबे समय तक ये मंडरा भी सकता है। वही मतलब उसकी टेक्नोलॉजी, स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसकी अगली विशेषता क्या थी, अगली विशेषता ये थी कि AI और सेंसर से भी लैस है आपका ये, ठीक। और इसे छोड़ना बहुत ही आसान है, मतलब इसे ट्रक वगैरह से भी आसानी से आप छोड़ सकते थे। अब इसकी अन्य विशेषता सेना के लिए क्या इंपॉर्टेंट थी आपकी, जैसे हमारी LOC है, LAC है यहाँ पर, या जो घने जंगल जैसे रेगिस्तान के इलाका जहाँ से यहाँ पे घुसपैठ हो जाती है, उन क्षेत्रों में भी प्रभावी उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है।
और युद्ध और सीमा पर हालात तेजी से अगर बदलते हैं तो सेना जरूरत के मुताबिक किसी भी स्थान पर इसे तुरंत तैनात कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मेंस में आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बढ़ता महत्व पर पूछा जाएगा, जिसमें आप इसको लिख सकते थे। और प्रीलिम्स में पूछा जा सकता था कि दिव्यास्त्र MK1 है क्या, इसे किसने बनाकर तैयार किया है, या लोइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, या इसकी फिर अन्य विशेषताओं पर पूछा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारा अनुरोध है कि जब आप देखें तो आप इसे पेपर और आपका पेन भी लेकर बैठ सकते हैं ताकि आप इसे नोट डाउन भी करते रहें। बाकी इससे जुड़ा आपको PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो हम लोगों का इसके बाद आपका अगला टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में लगातार सोशल मीडिया पर बैन की लगातार बातें आपके सामने आ रही हैं। तो सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए बैन को लेकर एक नया देश, और वो भी एक ऐसा देश जुड़ गया जो भारत का ही पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, उसका नाम है आपका मलेशिया। तो हाल ही में आपका मलेशिया ने क्या किया है कि बच्चों के फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने पर आपका पाबंदी लगा दी है। अब आपका इसलिए इंपॉर्टेंट था कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू कर दिया है। अब देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, तो हम इसे दो तरीके से देख सकते थे। सबसे पहले तो हम देखें वैश्विक स्तर पर क्या हालत है इसको लेकर। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता था कि बताइए हाल ही में, तो मलेशिया के बारे में पूछ सकता था। दूसरा प्रीलिम्स में फैक्ट क्या पूछ सकता है कि विश्व में अन्य किन किन हिस्सों पर इस पर पाबंदी लगी। अब मेंस में क्वेश्चन क्या आएगा, मेंस में क्वेश्चन आएगा कि क्या आप इसे उचित मानते हैं, क्या जो भिन्न भिन्न देशों द्वारा लगाई गई पाबंदी है क्या आप इसे उचित मानना है। फिर भारत का संदर्भ क्या है इसको लेकर हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट हम लोगों ने मलेशिया को लेकर किया। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था कि बताइए विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने इस पर पाबंदी लगाई है। तो हम लोग देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आपका दिसंबर 2025 में ऐसा बिल ला चुका है कि उसने आपका 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीज़ों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो दुनिया का पहला देश में था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकता था। फिर यूरोपीय देश आपसे पूछा सकता था। देखिए स्पेन आपका पहला यूरोपीय देश था जिसने प्रतिबंध लगाया था। फिर कुछ अन्य देश आप देख सकते थे जैसे आपका फ्रांस की संसद इस पर एक विधेयक ला चुकी है। तो वहीं इटली और डेनमार्क जैसे देश भी प्रयास कर रहे हैं इस पर करने के लिए। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों को मिल गए। एक वर्तमान में मलेशिया, विश्व में पहला पूछा जाता है तो आपको क्या बताना था ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में पहला पूछा जाएगा तो क्या बताना है आपको स्पेन। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से हम लोग ऐसा करते हैं, एक बार मलेशिया को मैप में भी लोकेट कर लेते हैं, फिर हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो आपको देखिए मलेशिया दिख रहा आपको देश के रूप में। इसमें देखिए क्वेश्चन UPSC में पूछा था कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया को उत्तर से दक्षिण में लगाने के लिए पूछ लिया था। तो आपको कुछ नहीं, ट्रिक याद रखना, मसाई याद रखना। मसाई जनजाति होती है। देखिए सबसे ऊपर मलेशिया है, फिर सिंगापुर और फिर इंडोनेशिया, यही है आपका मलेशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में आपका पड़ जाता है मलेशिया। ठीक है, अब हाँ ये मलेशिया और इंडोनेशिया जो दिख रहा है यहीं पर आपका मलक्का जलडम नमद जो वर्तमान में चर्चे में। हम लोग इसके अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं। मान लेते हैं आपसे मेंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि आप क्या इसे बेहतर मानते हैं। तो देखिए अगर हम वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं तो पहला देश बना था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाया गया कि वहाँ पर VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आपने सुन रखा होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से पहुँच कर उसका यूज कर रहे हैं, अर्थात इस पर पाबंदी नहीं लग पाई। वहीं दूसरा आपका ये देखा गया इसके कारण क्या है, क्या कारण है कि आपका देश ऐसा कर रहे हैं। तो कारण में हम लोग देख रहे थे कि लगातार ये देखा गया कि आपका सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण जो बच्चों का IQ लेवल है वो आपका गिरता जा रहा है। नंबर दूसरा क्या था, लगातार बच्चे हिंसक होते चले जा रहे हैं आपका। फिर नंबर तीसरा था जो आपके इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं इनमें उनकी आपकी जो उपलब्धता है या उनकी जो सक्रियता है वो घटती जा रही है, जिस कारण से उनमें अनेक शारीरिक समस्याएं भी आ रही हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो क्या ये आपका वास्तविक रूप में इसका कुछ फ़ायदा मिल पाया है। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि नहीं, इसकी सीमाएं बहुत सारी हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू बच्चों पर आपका पहुंच बना ही लेते हैं वहाँ तक, यहाँ तक कि गार्जियंस भी कहीं ना कहीं उन्हें इतना ज़्यादा मतलब आपका रोक नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। तो हम लोग देखेंगे हम लोग सुझाव क्या दे सकते हैं। तो देखिए इस पर एक एडिटोरियल बहुत ही अच्छा आया था, उन्होंने 3-4 सुझाव दिए थे। उन्होंने पहला सुझाव दिया था रचनात्मक गतिविधि, क्रिएटिविटी। मतलब उन्होंने कहा जो बच्चों का खाली समय है हमें उन्हें रचनात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ना होगा। मतलब एक उन्होंने कहा हमें इंडोर और आउटडोर जो गेम्स हैं इनका महत्व फिर से बढ़ाना होगा। फिर नंबर तीसरा उन्होंने कहा देखिए रचनात्मक गतिविधि में क्या कर सकते थे, हम बच्चों को आपका कला की ओर मोड़ सकते हैं, मतलब क्राफ्ट्स की ओर मोड़ सकते हैं, आर्ट्स की ओर मोड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को आपका मज़ेदार कॉमिक्स जो बुक होती हैं उनकी तरफ मोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियों में लगा सकते हैं आपका, जैसे गार्डनिंग हो सकती है, अन्य लोगों की मदद करना हो सकता है। कुछ इस प्रकार से प्रोग्रामिंग ला सकते थे जिससे बच्चे जो उनका एकाकीपन है वो क्या किया जा सके, आपका दूर किया जा सके। और एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि कारण क्या है वर्तमान में बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। देखिए पहला का कारण माना जा रहा है न्यूक्लियर फैमिली का बढ़ना, कि लगातार आपका न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है। नंबर दूसरा था आपका शहरीकरण का बढ़ना। शहरीकरण क्या हो रहा है आपका कि जो दादा नानी दादी इन सबसे कहानी सुनने की जो प्रथाएं थी वही छूटती जा रही बच्चों में। फिर नंबर तीसरा था आपका माता पिता के पास आपका वर्तमान जो भूमंडलीकरण का दौर है इस पर जो कट कोट कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जिस कारण से उनके पास समय ही नहीं बच्चों के लिए। तो बच्चे फिर किसका सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं। तो इन सबको भी दूर करके हम क्या कर सकते हैं, आपके बच्चों को इन चीज़ों से हम बचा सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड आपका इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ। तो हम लोगों का अगला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपका टॉपिक है खेत बचाओ अभियान। तो वर्तमान में आपका कई तरीके से भारत के आगे चुनौती आ रही है। एक चुनौती आ रही है हॉर्मुज का आपका बंद होना, और हॉर्मुज के बंद होने के कारण आपका क्या हो पा रहा है, हमारी उर्वरक जो थे आपका, जो हम उर्वरक आपका आयात करते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो जिस कारण से हमारे यहाँ उर्वरकों की कमी आएगी और मानसून आने वाला है, जिस कारण से फसल बुआई का समय आएगा, तो दोहरी मार आपको भारतीय किसान झेल सकते हैं हमारे। तो इस कारण से क्या किया गया है, 1 जून से 30 जून तक देश भर में एक आपका देशव्यापी प्रोग्राम लाया जा रहा है। उसका नाम आपका रखा गया खेत बचाओ अभियान। मतलब कि अब किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो किस तरीके से यूरिया या उर्वरक इनका इस्तेमाल कम से कम करें, कम से कम आपका वो इसका इस्तेमाल करें, कम खाद का इस्तेमाल करें, सही खाद का इस्तेमाल करें और सही सलाह के साथ करें, ताकि मिट्टी भी बची रहे और आपका पैदावार भी बढ़े। तो देखते हैं हम लोगों का आज पर क्या खबर थी। तो खेत बचाओ अभियान, ये भी हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड करके देखते चलते हैं। देखते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या आ सकता था कि हाल ही में खेत बचाओ अभियान कब से कब तक चलाया गया। पहला तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता था। तो 1 जून से आपका 30 जून के बीच आपका खेत बचाओ अभियान आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, इसकी मिनिस्ट्री पूछ सकता है। फिर देखिए क्यों लाया गया, इसको हम लोग पढ़ते चलते हैं। देखिए क्यों लाया गया, तो इसमें था कि देश में खेती की सबसे बड़ी समस्या अब खाद की कमी नहीं बल्कि उसका अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल है। मतलब इन्होंने दिखाया कि खाद की कमी समस्या नहीं है, अभी तो उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समस्या है। और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो मिट्टी की सेहत है ये भी बिगड़ती चली जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका सरकार को मिट्टी बचाने के लिए क्या किया गया है, 1 जून से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है उन्होंने। इसमें तक कृषि विशेषज्ञों की एक टोली बनी है जिसमें 1650 से अधिक लोग हैं, जो आपका किसानों से जुड़ेंगे और उनको बताएंगे किस प्रकार से आप कम खाद, सही खाद और सही सलाह के नारों के साथ वो गाँव-गाँव जाएंगे और किसानों को समझाएंगे कि अधिक खाद से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। हमारे लिए फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकता था, पहला ये पूछ सकते थे कि देखिए कि जो कृषि विशेषज्ञ हैं इनके आधार पर फसलों की संतुलित मात्रा क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की। तो NPK का रेशियो होता है 4:2:1, लेकिन हमने क्या इसे बना दिया है, इसे ध्यान रखना था 9.3:3.5:1। मतलब देखिए आपका अनुमानित राशि से लगभग 2 गुने से अधिक हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर डाला है और लगभग आपका 2 से बढ़कर इसका 1.5 गुना बढ़ गया, 3.5% पर पहुंच गया है आपका क्या, पोटाश, जो दोनों ही सॉरी फास्फोरस, जो बहुत ही क्या खतरनाक है हमारे लिए। अब देखते हैं इससे क्या क्या आपका नुकसान आने वाले हैं। तो देखिए पहला नुकसान तो ये होता है कि चूंकि सरकार यूरिया के लिए हर साल लगभग आपका 1.75 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी दे देती है, जिस कारण से सरकार के पास आपका कृषि के अन्य तकनीकीगत विकास के लिए पैसा ही नहीं बचता है। ठीक है, तो और दूसरी चुनौती क्या आती है आपका कि लगातार किसान जब इसका यूज करेंगे तो इससे क्या हो रही है, मिट्टी क्या बनती जा रही है आपकी, जहरीली बनती जा रही है। जहाँ हम लोगों ने देखा था कि कुछ आपके राज्य हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा, इन्हें मानकों से कई गुना अधिक इसकी मात्रा हो गई। तो हम लोग देख रहे थे पंजाब में पूरी कैंसर ट्रेन ही अलग चल रही है इसके लिए, इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब देखिए अब आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि रासायनिक उर्वरकों का जब दबाव अधिक होता है तो होता क्या है, तो जो मिट्टी के जो जैविक कार्बन होता है वो क्या होता है, घटने लगता है। और जो जिंक, सल्फर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये भी रिस कर आपका धरातल के नीचे जाने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है आपका पोषक तत्वों की कमी भी पड़ जाती है आपकी मिट्टी में। साथ ही साथ आपका ना तो उत्पादन बढ़ रहा है और लाभ भी कम होता चला जा रहा है। और इसका एक और आप नकारात्मक असर देखिए कि यूरिया का बेतहाशा इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, भूजल भी आपका जहरीला होता जा रहा है, जिस कारण से मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा रिस कर कहाँ चली जाती है, जल में चली जाती है, तो पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। अब जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए मन में आप एक बार कि सोचिए पानी में जो खतरनाक तत्व बढ़ते हैं तो कौन कौन से रोग होते हैं। अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो ब्लूबेरी सिंड्रोम, आर्सेनिक बढ़ जाए तो संख्या रोग हो जाता है। फिर और याद करो, अगर फास्फोरस की मात्रा अगर फ्लोराइड्स की मात्रा बढ़ने लगती है तो नौकनी आपका रोग हो जाता है, हड्डियों की संबंधित बीमारी आ जाती है। वहीं आपकी मिनी माटा बीमारी आपका पारा से आप पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इससे 2 तरीके की समस्याएं थी, क्या है, एक तो आपका पेयजल दूषित होता है और दूसरा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी बचाने पर भी जोर दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि आपका ना तो उत्पादन बढ़ रहा है आपका यूरिया के अधिक इस्तेमाल से और ना ही लाभ बढ़ रहा है, दोनों ही खतरनाक है। अब एक और फैक्चुअल जानकारी हिस्ट्री आप रख सकते थे अपने साथ में, इसमें ये दे रखा है कि किस प्रकार से जो उर्वरकों का अंधाधुंध आपका इस्तेमाल हुआ है, तो उर्वरकों के इस अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा, देखिए नागालैंड, जबकि पूर्वोत्तर का राज्य है। हो सकता है अगर आपने ना पढ़ा होता तो इसे गेस कर पाना मुश्किल होता क्योंकि आपको लगता है वहाँ तो झूम खेती होती है, लेकिन फिर भी देखिए नागालैंड आपका सर्वाधिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने वाला शीर्ष राज्य। फिर नंबर 2 पर है राजस्थान, नंबर 3 पर है आपका झारखंड, फिर है पंजाब और फिर हरियाणा, और उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश 6वें नंबर पर है आपका। ठीक है, हाँ, तो ये इस तरीके से आपका ये दूसरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे मेंस में सीधे सीधे आपका यूपी पीसीएस में आपका पेपर नंबर 3 पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्तमान में जो उर्वरक हैं इनके दुष्प्रभाव को आपका खेत को इनके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए खेत बचाओ अभियान का महत्व क्या है, तो इस पर आप लिख सकते थे आपका अभी तक की ये डिटेलिंग के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग आपका अब जो अगले 3 टॉपिक आज के बच्चे हैं उन पर हम लोग एक अलग वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की अगली न्यूज़ के साथ में।
कि पीएम स्वनिधि योजना के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से आपको उस योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसका महत्व आपका क्या है। तो देखते हैं, जब हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से आपका कोविड-19 चल रहा था आपका, और कोविड-19 के दौरान आपका जो रेहड़ी या पटरी वाले थे, अर्थात शहरी क्षेत्रों में जो आपका असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ये लोग काम करने वाले होते हैं, जो विभिन्न ठेले लगाते हैं, अन्य चीज़ें लगाते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, तो कोविड-19 उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया था। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने उन्हें इन चीज़ों से उबारने के लिए क्या किया था, आपका पीएम स्वनिधि योजना लेकर आए थे भारत सरकार। इसके तहत क्या था कि उन्हें कोलेट्रल फ्री, अर्थात बिना किसी गिरवी कुछ रखे हुए उन्हें था कि हम आपको प्रारंभ में 10,000 रुपये तक का आपका लोन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, और ये आपका ब्याज मुक्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण आपका ये था। तो आप ये देख सकते थे, आपका ये रेहड़ी वाली, जैसे चाय की दुकान, कोई सब्जी की दुकान का, कोई नाश्ता सेंटर लगा हुआ है, कोई आपका अन्य कॉस्मेटिक की दुकान है या फलों की दुकान, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं इसके तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते थे, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी महत्ता को बताया है। तो आपका देखिए दे रखा है कि किस प्रकार से पीएम स्वनिधि योजना के आपके 6 वर्ष पूर्ण होते थे। जून आपका, इसको आप ये हो सकता है पूछ ले कब आई, तो आप क्या रखना था, जून 2020, ठीक है। तो अब इस योजना के बारे में लोग पढ़ते चलते हैं कि बिना सिक्योरिटी, ये देखिए आपको लिखा था कि बिना सिक्योरिटी, आपको बिना सिक्योरिटी मिला ऋण, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है वंचित वर्ग तक की पहुँच हम जब बैंकिंग सेक्टर तक सुनिश्चित कर दें, और था विकास के नए अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित की गई इसके द्वारा, ठीक। फिर ये था कि योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर पीएम स्वनिधि योजना किस प्रकार से विश्वास, गरिमा, सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक योगदान का प्रतीक, ये भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जून 2020 में शुरू की गई इस योजना को सरकार ने 2030 तक बढ़ा दिया। ये फैक्ट आपसे पूछ सकता था कि कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है इसे। फिर अभी हम लोग आगे देखेंगे इस योजना के तहत और कौन कौन सी चीज़ें आपकी दी जाती हैं, कि सरकार ने देखिए दे रखा है किस प्रकार से लगभग 95% लाभार्थियों ने पहली बार इस योजना के तहत आपका संस्थागत क्या किया था, ऋण प्राप्त किया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। हम लोग इससे जुड़े अन्य फैक्ट को देख लेते हैं अगले पेज में। देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछ सकता था कि बताइए पीएम जो स्वनिधि योजना है इसका फुल फॉर्म बताइए। तो उसका फुल फॉर्म क्या था, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अब आपको लगेगा क्या ये पूछा जा सकता है, आप यूपीपीसीएस 2022 का पेपर उठा के देखिए प्रीलिम्स का, उसमें सीधे क्वेश्चन पूछा गया था पीएम स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म बताओ, वो किससे जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रीट वेंडर्स मतलब रेहड़ी वालों से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसकी शुरुआत देखिए दे रखी है किस प्रकार से कोविड-19 के दौरान आपका की गई। वहीं इसका नोडल मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है। इसमें ऋण का प्रकार क्या है, कोलेट्रल फ्री मिल रही, बिना किसी गारंटी की कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी में अंतर क्या होता है आपका, ये यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए स्थिर पूंजी का मतलब होता है कि आपको कोई एक बार पूंजी मिल गई तो लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको ऋण मिला और आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ट्रैक्टर बताइए कि एक ही साल में खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, लंबे समय तक चलेगा, तो स्थिर पूंजी हो गई। लेकिन अगर आपने बीज खरीद लिए या आपने उससे कोई ऐसा व्यापार किया आपका जो उस पूंजी का इस्तेमाल किया गया, जो पूंजी समाप्त हो गई उसके साथ ही, तो वो कैसी पूंजी हो जाएगी, कार्यशील पूंजी हो जाएगी। अर्थात जो समय के साथ साथ इसका क्षण होता चला जाएगा वो कार्यशील पूंजी जो टिकाऊ होगी वो स्थिर पूंजी। इस पर अंतर आपको यूपीएससी में पूछा गया था, हो सकता है आपके आगामी किसी एग्जाम में पूछ ले। अब देखिए ऋण के प्रकार में ध्यान रखना था कि प्रारंभ में क्या किया गया था, इसमें 10,000 रुपये तक का ऋण था, लेकिन फिर आगे इसमें क्या किया गया, इसकी किस्त बढ़ाकर 10 से 15 तक कर दी गई। फिर अगर आप समय तक रहते हुए अगर इसे चुका दोगे तो दूसरी किस्तें आपको 25,000 रुपये तक सरकार देगी, और फिर अगर आपने समय रहते हुए 25,000 भी चुका दी तो आपको 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और इसमें एक और क्या फ़ायदा था, सरकार ने इनिशिएटिव दिया था कि अगर आप समय पर देखिए ऋण का भुगतान कर देते हैं तो आपको 7% प्रति वर्ष की दर से क्या मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी आपकी सीधे बैंक खाते तक आपकी उपलब्ध करा दी जाएगी। और देखिए एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा कि यूपीपीसीएस से पूछा गया था सीधे स्वनिधि से, एक कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी से यूपीएससी में आया था। अब एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया पीएम स्वनिधि योजना से, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। ये देखिए 2023 से पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसमें पहला लिखा यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो हम लोगों ने बिल्कुल देखा था कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ही की जा रही, बिल्कुल ठीक हो गया। इसका उद्देश्य क्या, केवल शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी प्रदान करना। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही था, शहरी क्षेत्रों को टारगेट करके लाई गई थी आपका, ठीक है। फिर तीसरा था समय पर ऋण चुकाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी भी वार्षिक रूप से थी, ये बात भी ठीक थी। इसमें तीनों ऑप्शन क्या होता है आपके करेक्ट लगा दें। तो ये आपका था पीएम स्वनिधि योजना। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस में आपका पेपर 3 में पूछ सकते थे, इकॉनमी पोर्सन में आपका, ठीक है। तो देखिए अगला पोर्सन जो आपका है भारत ओमान के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे इसके इंपॉर्टेंस को, तो देखिए फिगर से ही आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो सर्विस सेक्टर है उसको बढ़ावा और रोजगार सृजन के बड़े अवसर, कंप्यूटर संबंधित सेवाएँ, व्यावसायिक पेशेवर सेवाएँ, ऑडियो वीडियो, आपका जो विजुअल, इसी को हम लोगों ने कहा था आपका ऑरेंज इकॉनमी, और रिसर्च डेवलपमेंट की सेवाएं, इनसे लाभ मिलेगा कि भारत को, कि भारत ओमान के सब क्या कर सकता है, निर्यात कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं, पर्यटन, यात्रा सेवाएं या पर्यावरणीय सेवाएं।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओमान और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर। फिर इसके बाद हम लोग इस पर मेंस के 2 क्वेश्चन डील करेंगे। देखिए 2025 आप यूपीपीसी पे पलट कर देखिए मेंस पेपर, उसमें पूछा गया था कि अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत जो विभिन्न व्यापार समझौते करा उसका क्या फ़ायदा है भारत को, ठीक है। और एक क्वेश्चन में आपको यूपीएससी में पूछा गया कि जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो किए जाते हैं आपके, इनके वास्तविक रूप से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं देश को, तो हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। पहले हम लोग फैक्ट देख लेते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए ओमान के साथ भारत का जो आपका व्यापार समझौता हुआ ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है आपका जिसने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया, ठीक है। अब देखिए पहले ही दिन से इसमें लिखा है कि विभिन्न जो आपके बंदरगाह हैं उनसे शून्य शुल्क पर ओमान के लिए चीज़ें निर्यात की जाएंगी, जिससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो भारत में आप भारत से जाने वाली जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाएंगी कहाँ पर, ओमान में। और यहाँ पर देखिए वो पॉइंट भी दे रखा है कि अमेरिका के बाद ओमान के साथ द्विपक्षीय समझौता करने वाला भारत दूसरा देश बन गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। फिर इसके साथ आपका दे रखा है कि किसे किसे फ़ायदा होने वाला है। इसमें दे रखा है कि किस प्रकार से पूर्वी अफ्रीका के देशों को भी भारतीय सामान को आसानी से भेजा जा सकता है। क्यों, अभी हम लोग मैप में इसको देख लेंगे एक बार। फिर कृषि से लेकर था एमएसएमई और युवाओं को इस समझौते से विशेष लाभ मिलेगा। फिर चूंकि भारत ओमान से बड़ी मात्रा में क्या कर सकता था, आपका पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की आपूर्ति कर सकेगा, ठीक। और दूसरा डेयरी और कृषि पदार्थ जो भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र रहता है, इसको इससे छूट दी गई है। और भारत में तक लगभग 99% आइटम पर ओमान में बिना शुल्क के भेजे जा सकेंगे, ताकि उनका दाम कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, बिकेंगे। और इसमें ताकि देखिए सर्विस सेक्टर जो भी हम लोगों ने आपका फिगर में देखा था कि सबसे ज़्यादा उसको लाभ मिलने वाला है इसके तहत। और आयुष केंद्र भी अब ओमान में खुलेंगे, तो भारत की जेनेरिक दवाएं भी बिकेंगी वहाँ पर। अब भारत और ओमान के बीच का महत्व क्या आप देख सकते थे कि 2025-26 में लगभग $11.25 अरब 11.18 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। अब देखिए इसके लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य था कि भारत किस प्रकार से ओमान को जो भारतीय निर्यात उसमें लगभग 50% बढ़ने की उम्मीद थी, ठीक है। और एमएसएमई समेत किन किन सेक्टर्स को लाभ मिलेगा ये आप यहाँ से देख सकते थे। कृषि और जो हमारे प्रोसेस्ड आइटम है, मतलब प्रोसेस्ड आइटम क्या होते हैं आपका, जो एग्रीकल्चर के थ्रू जो हम आपका प्रोसेस करके बनाते हैं, मतलब जैसे आलू से हमने क्या किया, चिप्स बना दिया था। खाद्य पदार्थों की जब गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, उनकी आयु को बढ़ा देते हैं, तो उसी को बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो उस वो भी हमें क्या होगा, फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि इंजीनियर से लेकर शिक्षक तक को मौका मिल रहा होगा। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे किससे जुड़े हुए, व्यापार समझौते से। एक बार जल्दी से हम लोग आपका देख लेते हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए थे। देखिए यहाँ पर मैप तो नहीं लगा है, अगर हम लोग देखें मैप एक अगर रफली ड्रॉ कर लें, अगर ये इंडिया था और इधर हम खाड़ी देशों को बनाते हैं अगर, तो ये यमन था और ये है ओमान। अब देखिए ओमान यहाँ पर है, तो कितनी आसानी से हमारी सारी चीज़ों क्या हो सकती थी, पूर्ति हो सकती थी वहाँ से। तो इसलिए व्यापार समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं किसी देश के लिए, तो आपको याद रखना चाहिए कम से कम 5 फ़ायदे। नंबर पहला देखिए आपकी जो विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क आपका कम हो जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा, निर्यात आपका बढ़ेगा। फिर नंबर दूसरा, जब आप किसी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उन देशों की जो कंपनियां वो आपके यहाँ निवेश लेकर आती हैं, तो क्या होता है, निवेश में बढ़ोतरी होती है, निर्यात बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। फिर नंबर तीसरा, अभी तक आप किसी खास वस्तु के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर थे, लेकिन जब आपने किसी अन्य देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया तो व्यापारिक रूप से आपका जो निर्भरता थी किसी अन्य देशों पर वो क्या होती, घटती है। और पार्टिकुलर उस देश के साथ जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, हमारे वैविध्यपूर्ण जो आपके संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। व्यापारिक वैविध्यपूर्ण संबंध में बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट अगर देखो, सोचो निर्यात बढ़ा, निवेश बढ़ा, तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होती है, आपका नई तकनीक आती है जिससे रोजगार में वृद्धि। और नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, सामरिक महत्व होता है उसका, कि जब आप किसी देश के साथ में आर्थिक रूप से जुड़े रहे होते हैं तो सामरिक रूप से भी उसकी क्या होती है, महत्ता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप 5 फ़ायदे बता सकते थे जो मेंस में क्वेश्चन आया था। चलिए अब लोग आज आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ आपका दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो रक्षा मंत्रियों के बीच आज समझौता होगा उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है आपका, उसको बढ़ावा देने के लिए, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में आपका सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ावा देने पर आपका जोर दिया गया है। तो देखिए पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच है, तो आपको याद रखना था ये दोनों किसके सदस्य हैं, आपके क्वाड के मेंबर हैं। तो इसलिए भी ध्यान रखना था कि इंडो पैसिफिक सेक्टर में आपका ये चाइना की बढ़ती हुई दखलंदाजी से दोनों ही परेशान है। दूसरा, चाइना द्वारा जो चीज़ों की डंपिंग की जाती है उससे ही परेशान है। और तीसरा था आपका कोविड-19 के बाद आपका जो सप्लाई चेन है वो चाइना के द्वारा जो डिस्टर्ब की गई उसको ये लोग फिर से मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो इस कारण से भारत और ऑस्ट्रेलिया आपका नेचुरल पार्टनर बन जा रहे हैं इन मुद्दों पर। तो आज देखते हैं फैक्चुअल आप हम लोगों के लिए क्या जानकारी आज की न्यूज़ में। आपकी क्या जानकारी थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलाया हाथ किस सेक्टर में, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई जो समकक्ष हैं रिचर्ड मालिस ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गर्मजोशी दी। तो हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन में आते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रक्षा साजो सामान और जो सेवाओं की आपूर्ति है इसके लिए MOU पर आपका विकसित करने का निर्णय लिया गया। साथ साथ सैन्य हार्डवेयर के सह उत्पादन और सह विकास की दिशा में एक मील का पत्थर आपका ये MOU साबित हो सकता है। देखिए जो आपका प्रीलिम्स में से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ज्वाइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी
कोलैबोरेशन रोड मैप आपका जारी करने की बात कही, या समुद्री जो गश्ती विमान है इनके जरिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने पर सहमति जाहिर की। ये 2 फैक्ट आपसे प्रीलिम से पूछ सकते थे। और साथ साथ एक जो और भी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपका कि दोनों देशों ने आपका पहली ज्वाइंट स्टाफ टास्क भी आपका था कि ज्वाइंट आपका स्टाफ आपका टास्क JST इसका भी शुरू करने का स्वागत किया कि किस प्रकार से जो स्टाफ टास्क है आपस में बात करेगी, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। ये प्रयास करेगी किस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करें और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपको फ्री और ओपन नेविगेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के जो विभिन्न टॉपिक्स थे इसका अंतिम टॉपिक तो आपका यही था। तो मिलते हैं कल आपका फिर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रोग्राम्स के साथ में। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि हम लोग इसे शॉर्ट्स के फॉर्म में लेकर आएँ या इसी प्रकार से वीडियो में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड आपका बेहतर तरीके से डिस्कस करें। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका इतनी देर तक बने रहने और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, जिसे भी आपका PDF के रूप में इसके नोट्स चाहिए उनको टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिए गए, तो आप प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और आप उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।